welcome to my channel Eddie in Canada. In this video, I'll tell you how you can prepare and crack your IELTS in first attempt. तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी अपना IELTS जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर लिया था क्लियर एंड मुझे अराउंड 7.5 बैंड्स मिले थे। तो सबसे पहले तो हम इस वीडियो में जो हम चीज़ें कवर करेंगे वो होगा सबसे पहले कि IELTS का ओवरव्यू, IELTS है क्या, IELTS में कौन सी चीज़ें आती है, क्या क्या सेगमेंट्स आते हैं, किस तरीके से आप IELTS के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या स्मॉल टिप्स हैं जो स्मॉल टिप्स को आप यूज़ करके अपना बैंड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं इस वीडियो में सबसे पहले IELTS का एक इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। सो IELTS बेसिकली इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, IELTS। इट्स IELTS नॉट IELTS, इट्स IELTS। एंड इसके अंदर 4 सेगमेंट्स होते हैं आपके। सबसे पहला होता है आपका स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। तो मैं टॉकिंग अबाउट माई केस, मेरे केस जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था, मैंने नवंबर में अपना एग्ज़ाम दिया था, तो तब मेरा स्पीकिंग अलग से हुआ था एंड रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग एक साथ हुए थे। अभी भी मोस्टली यही सिस्टम है। पहले आपका स्पीकिंग, मतलब स्पीकिंग आपका अलग से होता है क्योंकि वो एक अलग सेंटर में होता है एंड बाकी रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग आपका मोस्टली एक ही सेंटर में पड़ता है। तो जब जो स्पीकिंग टेस्ट होता है वो अराउंड आपका 10 मिनट मैक्सिमम लगते हैं स्टार्टिंग में, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह मिला के। तो स्पीकिंग भी 3 उसमें डिवाइडेड है सेगमेंट्स में। सबसे पहले होता है आपका इंट्रोडक्शन, फिर आता है आपका मेन जो आपको एक टॉपिक पे बात करनी है, फिर आता है नेक्स्ट आपका उसके फॉलो अप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो आपके सामने जो आपका जो बैठा होगा, जो आपका स्पीकिंग टेस्ट ले रहा होगा, वो आपसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा। वो बहुत बेसिक होता है कि आपका मतलब अपने बारे में बताओ एंड ऑल, वो सब बहुत बेसिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक्स, कि एक आपको सर्टेन टॉपिक देते हैं जिसमें आपको 2 मिनट के अराउंड बोलना होता है एंड लास्ट सेगमेंट में उसी टॉपिक से वो फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं। फिर होता है आपका लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो राइटिंग में आपके 2 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है जिसमें आपको, अगर आप स्टूडेंट उसमें स्टडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं स्टडी के लिए गया था तो मेरे को स्टडी का पता है कि उसमें आपका होता है कि मतलब उसमें आपको ग्राफ्स एंड चार्ट्स एंड ऑल ये सब एक्सप्लेन करने के लिए वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है एंड सेकंड होता है एक रैंडम, जिसमें आपको एक ऐसे टाइप लिखना होता है कोई भी एक टॉपिक के ऊपर। वो आपको टॉपिक्स मेंशन होता है पेपर में, आपको उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक ऐसे टाइप लिखना होता है। रीडिंग में भी आपके काफ़ी सारे सेगमेंट्स होते हैं। लिसनिंग में भी आपके का 4 के अराउंड सेगमेंट्स होते हैं। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने IELTS कैसे प्रिपेयर किया था। मैंने IELTS प्रिपेयर करने के लिए एक महीने की क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था ब्रिटिश काउंसिल से ही। ब्रिटिश काउंसिल में मेरे को उन्होंने जो क्लासेस अवेलेबल उन्होंने जो दी थी वो थी वीकेंड्स की क्लासेस उन्होंने मेरे को दी थी। मेनली जो वो लोग फोकस करते हैं वो आपको स्टार्टिंग से नहीं सिखाएंगे। जैसे आप जब उन लोगों को स्टार्ट मैंने जब किया था तो उन्होंने उसका ही एक एंट्रेंस टेस्ट समथिंग था, वो फ्री था बिल्कुल, उसमें कुछ नहीं था, लेकिन उससे आपको एक ग्रेड लेवल मिल जाता है जिससे पता चल जाता है कि आप कौन से ग्रेड, मतलब आपको कहाँ क्या चीज़ की आपको ज़रूरत है, उस हिसाब से क्लासेस आपको वो ऑफ़र करते हैं। तो मुझे जो मेरी जो क्लासेस में उन्होंने जो मेरे को मोस्टली जो एक्टिविटीज़ कराते थे, छोटी मोटी एक्टिविटीज़, जिससे कि एरर्स जो हम लोग अपने IELTS में करते हैं वो हम ना करें। तो ये एक मैंने अपनी इस तरह से तैयारी करी थी। उसके अलावा जो सेल्फ प्रैक्टिस में मैंने लास्ट के जो 1 वीक था, 1.5 वीक, उससे मैंने फिर ऑनलाइन ही मैंने अपने कुछ सैम्पल पेपर्स लिए थे। उन्हीं सैम्पल पेपर्स को मैं सिर्फ, और सैम्पल पेपर्स भी सिर्फ मैं जो करता था वो थे रीडिंग एंड राइटिंग के। लिसनिंग क्योंकि काफ़ी जो है एक जस्ट सुन के ही आपको वो करना, तो मैं लिसनिंग के ऊपर इतना नहीं किया था। मैंने सिर्फ रीडिंग, राइटिंग के ऊपर अपने टेस्ट दिए थे। एंड टॉकिंग अबाउट, अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो मैंने स्पीकिंग के लिए जो मैंने चीज़ करी थी वो थी कि मैंने इंटरनेट से काफ़ी सारे स्पीकिंग के टॉपिक्स निकाल लिए थे। तो वो स्पीकिंग के टॉपिक्स को मैं खुद ही अपने अपने मतलब बोल के क्वेश्चन बोल के खुद ही आंसर बोल के उसको रिकॉर्ड करता था 2 मिनट तक, और फिर अपनी रिकॉर्डिंग को मैं सुनता था। तो उससे क्या होता था कि मुझे ही पता रहता था कि क्या क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ, तो मैं उसको रेक्टिफाई करके नेक्स्ट टाइम जो मैं करता था तो उससे धीरे धीरे करके मेरा स्पीकिंग बेटर होता गया। राइटिंग के लिए जो मैं रेकमेंड करूँगा वो होगा, सबसे बेस्ट है कि आप कोई टॉपिक लें, वही गूगल से ही लें, और उसके बाद उसको
खुद अपने उसमें वर्ड्स में लिखें। एंड रिकमेंडेड जो रहता है यही है कि आप अच्छे वर्ड्स जो थोड़े से मतलब सिंपल वर्ड्स यूज़ ना करके थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एक अपर एडवांटेज मिल जाता है। थोड़ा आपको इससे एक खुद को भी रहता है कि हमने चलो हम, क्योंकि ये कुछ टेस्ट कुछ वो नहीं है कि आपको कोई आईआईटी की डिग्री या कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये टेस्ट सिर्फ आपका एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग एबिलिटी को एक तरह से हमने एक सर्टिफिकेट देना है सर्टिफिकेशन के लिए, रीडिंग के लिए। तो रीडिंग का जो सबसे बेसिक जो मेरे को लगता है जो बहुत हार्ड होता है रीडिंग, जो लोग मतलब जो लोग बोलते हैं काफ़ी हार्ड होता है रीडिंग, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा लेंदी ज़रूर होता है और बोरिंग हो जाता है, क्योंकि एक स्ट्रेच पे पूरे इतने सारे पैसेजेस पढ़ना और फिर उन पैसेजेस को रीड करके पूरा उनको फिर उसके आंसर लिखना वो थोड़ा टायरिंग हो जाता है। तो इसलिए कि उसको अगर जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको एक स्ट्रेच पर प्रैक्टिस नहीं करना, मतलब पहले मैंने रीडिंग का किया फिर मैंने एक लिसनिंग कर लिया, तो ये बैलेंस रहता था। तो मैंने इस तरीके से अपने आप को मोस्टली प्रिपेयर किया आइल्स के लिए। एंड जो फाइनल के जो कुछ डेज़ होते हैं उसमें एक तरह से एक स्केड्यूल टाइप बना सकते हैं। एक स्केड्यूल बना लीजिए कि रीडिंग को सबसे जो मैंने जो जिस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया था वो रीडिंग एंड राइटिंग था। पहले रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड देन लिसनिंग। जो वो ये मेरे हिसाब से जो मैं अपने हिसाब से समझ रहा था कि जो मेरे हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है, सबके लिए अपना अपना हो सकता है। तो उस हिसाब से जो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है जो है उसको प्रायोरिटाइज़ करके पहले से ही, और लास्ट में जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक या दो ही मॉक पेपर करो, क्योंकि ज़्यादा जितना आप इसके बारे में सोचते रहोगे उतना ही डर बन जाएगा। और फिर ये होगा कि को कभी ना कभी एक होगा कि एक मॉक पेपर दे रहे हो वो अच्छा नहीं जा रहा, तो वो चीज़ आप कैरी करके आगे जाते हो, फिर वो दूसरा भी नहीं अच्छा होगा। तो इसलिए बेटर है कि इतने सारे बल्क में लास्ट में करने से अच्छा पहले ही थोड़ा बहुत करते करते लास्ट में सिर्फ एक या दो ही करें। और माइंड को जब पेपर देने जाओ तो ये नहीं देखने जाना कि मैं कोई टेस्ट देने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली इंग्लिश रोज़ ही बोलते हैं हम लोग अपना इंडिया में भी। हम लोग अगर कभी अगर स्कूल कॉलेजेस में अगर हम अपने कॉलेज के टीचर्स अपने जो लेक्चरर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली इंग्लिश में ही बात करते हैं वहाँ पे भी। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आपको यहाँ पे इसको एक एज अ टेस्ट लेना है। इसको एज अ टेस्ट मतलब इसको एज अ चैलेंज लो कि आपको ये एक तरह से एक फर्स्ट स्टेप होगा आपका कि जब आप लोग अगर कनाडा में आना चाह रहे हैं एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं हम अपने इस जर्नी के लिए। तो इसको इसी तरीके से कंसिडर करें और टेस्ट बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि अगर आप इसको टेस्ट लेके सोचेंगे तो ऑब्वियसली बहुत प्रेशर पड़ जाएगा। तो अब इसके बाद जो आता है जो मोस्टली जो लोग जो आइल्स के लिए पेपर देते हैं वो उनका दिमाग में रहता है कि क्या वो छोटी मोटी जो टिप्स होती है वो बेस्ट रहती है जब तुम आइल्स का पेपर दे रहे हो। तो मेरे हिसाब से एज सच तो यार देखो, जो इंसान पेपर देने जा रहा है ना, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना तो आप ऑटोमेटिकली अपने लिए टिप्स बना लेते हो। बट स्टिल अगर जो नॉर्मलाइज टिप्स जो होंगी वो यही होंगी। रीडिंग के लिए तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि अगर तो आप लोगों ने अभी जैसे आपका अभी बहुत क्लोजली अगर पेपर नहीं है, टाइम है, तो स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स एंड बुक्स, क्योंकि ये आपको एक रीडिंग हैबिट देगा। और एक लंबा स्ट्रेच में रीडिंग करने का आपको हैबिट चाहिए, तभी आप रीडिंग टेस्ट में आराम से बैठ सकते हो। क्योंकि 3 घंटा रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग 3 घंटे का पूरा एक पेपर होता है। और 3 घंटे में बैठ के पूरा अपना दिमाग एक तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि पूरा ध्यान से पढ़ना है, फिर ध्यान से लिखना है, फिर ध्यान से सुनना भी है। तो इसी चक्कर में कहीं पे भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि इस चीज़ की आपके पास एक पहली सिटिंग आपके पास हो, कि आपको बैठने की आदत हो इतने टाइम की, कि आप इतने टाइम बैठ के आप नोटबुक्स रीड करते हो तो आपको रीडिंग की आदत है। राइटिंग क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्रिएटिविटी है। सो इट्स बेस्ट कि अगर आप लोगों की जैसे कोई दूसरे एसेस लिख रहा है, जैसे किसी आप अगर कोई ऑनलाइन भी देखें तो राइटिंग के अगर आप क्वेश्चंस लिखे तो उसमें काफ़ी बढ़िया आंसर्स आते हैं। जो लोगों के राइटिंग में बहुत अच्छे बैंड आते हैं तो वो लोग अपने राइटिंग के जो सैम्पल्स है वो ऑनलाइन अपलोड करते हैं। वो आप देखिए, वो पढ़िए कि उससे बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसमें कनेक्टिंग वर्ड्स जो आपको मोस्टली अगर कोई वो आप लोग अगर कोई ज्वाइन करते हैं कोई कोचिंग तो वो आपको सबसे पहले यही बोलते हैं राइटिंग में यूज़ कनेक्टिंग वर्ड्स। तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स को किस तरह यूज़ करना है, क्या एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं, कौन से वर्ड्स को आप कॉम्प्लेक्स यूज़ कर सकते हो, कौन से वर्ड्स को सिंपल यूज़ करके भी आपका काम चल सकता है। तो ये सब चीज़ें आप जब किसी के सैम्पल आंसर्स पढ़ेंगे तो वो बेस्ट रहता है। एंड राइटिंग का सबसे जो एक मैं बोलूँगा और एक बहुत बड़ा जो टिप होगा वो होगा कि आराम से सोच के, हड़बड़ाहट में नहीं कि टाइम कम है वो है। जो फर्स्ट
जो आपका होगा, जो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, राइटिंग में 2 क्वेश्चन होते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें ऑब्वियसली आपको या तो एक चार्ट दिया होगा, बार ग्राफ दिया होगा, उसी को ही आपको डिपिक्ट करके एक पैसेज लिखना है। और सेकंड होता है कि आपको एक नॉर्मल सा जेनरिक टॉपिक दे रखा है, उसी जेनरिक टॉपिक को ही आपको कंटिन्यू करते हुए आपको एक प्रॉपर बड़ा पैसेज लिखना है। तो दोनों में आप बस आपको ये रखना है कि दोनों क्वेश्चन में आपको शांत रहना है, कोई जल्दी जल्दी में नहीं लिखना। जितना जल्दी लिखोगे उतना ही एरर्स होने की दिक्कत है, कोई आप वर्ड बीच में भूल सकते हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ऑब्वियसली लैंग्वेज टेस्ट से तो ये सब चीज़ें कंसिडर की जाती है कि आप हर छोटी छोटी चीज़ को, पंक्चुएशंस को कहाँ सही से इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो ये सब चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो आइल्स का टेस्ट को पहली बार में निकालना कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं होगी। और ये जो था ओवरऑल मेरा एक तरह से मेरा एक एक्सपीरियंस था कि मैंने जिस तरीके से आइल्स प्रिपेयर किया था, और क्या मेरे को लगता है ऐसी टिप्स हो सकती है जो आगे जो लोग दे रहे हैं उनको बेनिफिट हो सकती है। अभी तो इवन जो रिसेंट न्यूज़ भी एक है कि अब जो आइल्स के जैसे 4 बैंड होते हैं, तो अगर किसी का नहीं होता, किसी एक सब्जेक्ट में पास नहीं होता, तो ऑब्वियसली दे कैन अपीयर फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ओनली। पहले जो सिनेरियो ये नहीं था, पहले पूरा का पूरा आइल्स का पेपर वापस देना पड़ता था। अब वो चीज़ नहीं है, अब आपको सिर्फ एक वही पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वही आपको वापस से देना है। तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। तो इससे भी काफ़ी, क्योंकि ये रहता है कि पूरा सब कुछ प्रिपेयर नहीं करना, सिर्फ जो चीज़ में हम लोग लैक कर रहे थे अब उसी पे हमको फोकस करना है। तो ये बहुत बढ़िया एक हो गया है। तो बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना। एंड आई ऑल्सो डू मेक व्लॉग्स, तो मैंने काफ़ी अभी 3 व्लॉग्स मैंने डाले, तो वो मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर एक बार चेकआउट करना। एंड विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।